अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। और इससे पहले हमने जो आज का लेक्चर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर है। इससे पहले हमने जो टेंसेस सीखे हैं वो इंडेफिनिट टेंसेस हैं। प्रेजेंट डेफिनेट हमने सीखा, पास्ट इंडेफिनिट सीखा और फ्यूचर इंडेफिनिट सीखा। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम सीखेंगे। तो चलें हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस, इसको प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि किसी भी काम का करना होना सहना मौजूदा ज़माना के अंदर पाया जाता है और प्लस इसके अंदर काम का जारी होना पाया जाता है। और इसमें जो चीज़ आपने एक जहन नशीन करनी है स्टूडेंट्स, वो ये है कि इस टेंस के अंदर हम वक़्त या मुद्दत का तयन नहीं करते, ना वक़्त का जिक्र करते हैं ना ही हम मुद्दत का जिक्र करते हैं। तो इसमें उर्दू में पहचान इसकी क्या होगी? उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर फ़ेल के साथ रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। तो इस तरह के सेंटेंस हमें मिलते हैं जी। उसमें मिसालें हमारे सामने जी, दो मिसालें हैं। मैं इस नज़म को ज़बानी याद कर रहा हूँ। अब याद करना यहाँ पे फ़ेल है और रहा हूँ ये उसके साथ आ रहा है। तो याद कर रहा हूँ ये मुकम्मल टेंस की पहचान होगी कि फ़ेल के साथ रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ रहा होगा जी। मिसाल नंबर 2 है। मिसाल नंबर 2 ये है कि क्या अंग्रेज़ी की किताबें ख़रीदी जा रही हैं। अब जो पहली हमने मिसाल देखी है, मैं इस नज़म को ज़बानी याद कर रहा हूँ, ये एक्टिव वॉइस की है। जो दूसरी सेकंड है, क्या अंग्रेज़ी की किताबें ख़रीदी जा रही हैं, तो ये पहचान तो आपकी सेम रहेगी लेकिन ये टेंस पैसिव वॉइस का है। अब यहाँ पे एक और बड़ा ही अहम जो सवाल उठता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कि हमारे पास दो सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला है और बहुत ही अमेजिंग फार्मूला है कि अगर तो आपको काम करने वाला मौजूद मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहली मिसाल है कि मैं इस नज़म को ज़बानी याद कर रहा हूँ। अब यहाँ पे काम क्या हुआ है, असल में आप देखें स्टूडेंट, काम क्या हुआ है। अब काम यहाँ पे क्या हुआ है, याद करना। अब याद करने वाला देखें, याद करने के साथ क्वेश्चन मार्क लगाएं और देखें कि याद करने वाला कौन है। अब यहाँ पे याद करने वाला मैं है। अब आपका सब्जेक्ट मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ये जो फ़िक्रा है ये एक्टिव वॉइस का है। अब दूसरी मिसाल में चले जाएं, क्या अंग्रेज़ी की किताबें ख़रीदी जा रही हैं। अब यहाँ पे काम क्या हुआ है, ख़रीदना। अब देखिए ख़रीदने वाला कौन है। अब ख़रीदने वाला यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके साथ आप सवालिया निशान लगाएं, आपको नहीं मिलता। तो लिहाजा फ़र्क क्या होगा कि अगर काम करने वाला मौजूद है तो ये एक्टिव वॉइस होगा, अगर काम करने वाला मौजूद नहीं है तो ये पैसिव वॉइस होगा। इसी तरह इसकी आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश है। अब जो ऊपर हमने उर्दू में पहचान पढ़ी है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कारगर साबित होता है कि जब हमारे पास कोई पैराग्राफ आ जाए, हम उसकी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी हो तो फिर वहाँ पे हमें पहचान की ज़रूरत पड़ती है। तो यही हमने यहाँ से सीखा है। इसी तरह मुख्तलिफ लेवल के ऊपर जाके आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश के डायरेक्ट ही आपको इंग्लिश के सेंटेंस पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से। तो आप वहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपकी मददगार साबित हो सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश क्या है, दो इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। वन आइडेंटिफिकेशन इन एक्ट वॉइस, एक आइडेंटिफिकेशन एक्ट वॉइस में होगी और द सेकेंड आइडेंटिफिकेशन इन पैसिव वॉइस, दूसरी जो आइडेंटिफिकेशन है वो पैसिव वॉइस के अंदर होगी। जबकि उर्दू के अंदर ऐसा नहीं है। उर्दू के अंदर जो टेंस की पहचान है एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस, दोनों सेम है, जबकि इंग्लिश में मुख्तलिफ होगी जी। वी फाइंड इज एम आर विद फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में इस एम आर के साथ हम पहली फॉर्म के साथ एस आई एन जी का इजाफा करते हैं। एंड इज बीइंग, एम बीइंग और बीइंग विद थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस के अंदर हम इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम बीइंग को लेते हैं, इज बीइंग आ जाएगा, एम बीइंग आ जाएगा, आर बीइंग आ जाएगा और इसके साथ हम तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस इज द ऑथेंटिक रूल, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस।
पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो उसके अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है जी। एग्जांपल्स हैं, ये एक्टिव वॉइस की है, आई एम लर्निंग दिस पोएम बाय हार्ट। अब यहाँ पे एम लर्निंग आ रहा है, एम के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना होता है। और इसी तरह सेकंड एग्जांपल है पैसिव वॉइस की है, दिस पोएम इज लर्नड बाय हार्ट। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको आप क्लियर कर लें कि यहाँ पे दिस पोएम इज बीइंग लर्नड बाय हार्ट आना चाहिए। तो ये आपकी करेक्शन फरमा लें कि दिस पोएम इज बीइंग लर्नड बाय हार्ट। चूँकि हमने एक्टिव वॉइस लिखा है तो एक्टिव वॉइस के अंदर हमने इज, एम और आर के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है प्लस आईएनजी, और पैसिव वॉइस के अंदर इज बीइंग, आर बीइंग और आर बीइंग के साथ हमने बीइंग लगा के साथ में हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी गई है दिस पोएम इज लर्नड बाय हार्ट, ये एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की एग्जांपल लिखी गई है अभी। तो लेट अस नेक्स्ट, तो आइए हम अगली स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एक्टिव वॉइस से हेल्पिंग वर्ब्स। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर आते हैं, जबकि मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा यहाँ पे। आगे ये सेंटेंसेस है, उनकी टाइप्स है और ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस ही हैं। सबसे पहले पॉजिटिव दिया है, फिर नेगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव है, फिर डबल इंट्रोगेटिव है, फिर डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दिए। ये सभी टाइप के दिए हुए हैं, उनकी उर्दू भी है, साथ में इंग्लिश भी है। तो इसके बारे में आप जहन नशीन कर लें कि जो हमने इसके इस्तेमाल करना है, इसके इस्तेमाल हमने ही, शी, इट, जितने सिंगुलर प्रोनाउंस है, सिंगुलर नाउन्स हैं, उनके साथ हमने इसका इस्तेमाल करना है, और आई के साथ जस्ट हमने एम का इस्तेमाल करना है। इसी तरह जितने आपके पास प्लूरल नाउन्स है या प्लूरल प्रोनाउंस है, उन सभी के साथ हमने आर का इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब सभी के साथ सेम आएगा कि सभी के साथ ही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस है और उसका आगे पॉजिटिव भी बनाया है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी, नहीं सारे ही हिस्सों के अंदर उसको हमने बार बार रिवाइज किया हुआ है जी। पहले कि मैं इस नज़म को ज़बानी याद कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लास्ट पे पहचान देखें, पहचान जी प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। फिर आप नंबर 2 के ऊपर देखें कि आया कि इसके अंदर जो काम करने वाला है वो मौजूद है या नहीं। अब यहाँ पे काम करने वाला मौजूद है तो लिहाजा ये एक्टिव वॉइस होगा। फिर आप इसमें ये देखें कि आया कि इसके अंदर वक़्त या मुद्दत का जिक्र है या नहीं। अगर वक़्त और मुद्दत का जिक्र नहीं है तो फिर ये इसी टेंस के अंदर रहेगा, और अगर हम इसी के अंदर वक़्त और मुद्दत को शामिल कर दें तो ये फिर जो आपका टेंस है ये एक स्टेप आगे चला जाता है, वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी फिर? पॉजिटिव में आई एम लर्निंग दिस पोएम बाय हार्ट। अब हमने नंबर 2 पे जाना है जी नेगेटिव। अब हमने पॉजिटिव बना लिया, नेगेटिव हमने कैसे बनाना है? नेगेटिव बनाने का तरीकाकार ये है कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इसके फ़ौरन बाद अब नोट का इजाफा कर दें तो आपका ये सेंटेंस जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आगे रही बात इंट्रोगेटिव की। पॉजिटिव हमने बना लिया ऑलरेडी, इंट्रोगेटिव आपने कैसे बनाना है? सिर्फ सिंपल सा इंट्रोगेटिव में आपको क्या मिलता है उर्दू के अंदर, लेकिन इंग्लिश में आपने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है पॉजिटिव आपने बना लिया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आप उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएं। हेल्पिंग वर्ब को उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएं आप, और इसी तरह इधर तो हमने जब उसका उठा के हम इसको बेटा सबसे पहले ले गए, फिर इसी तरह आ जाएंगे आप डबल इंट्रोगेटिव के अंदर। डबल इंट्रोगेटिव इसलिए मैंने इसको बोला क्योंकि ये WH फैमिली होते हैं, जिसके अंदर हु आ जाता है, व्हेन आ जाता है, वेयर आ जाता है, हाउ आ जाता है, वेयर आ जाता है। ये इनको डबल इंट्रोगेटिव के नेम से हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। अब उर्दू इसकी चेक करें डबल इंट्रोगेटिव की, मैं क्यों इस नज़म को ज़बानी याद कर रहा हूँ। अब ये क्यों के साथ है, तो हमने सिंगल इंट्रोगेटिव तो बना लिया इसके ऊपर। अब करना आपने क्या है, डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिंगल इंट्रोगेटिव वाला ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। बस उससे पहले अपने वाई का इस्तेमाल कर देना, जैसे वाई
एम आई लर्निंग दिस पोएम बाय हार्ट आ जाएगा। एंड लास्ट सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब आपने एक दफ़ा इंट्रोगेटिव बना लिया, वो चाहे आपका सिंगल इंट्रोगेटिव है, आपका डबल इंट्रोगेटिव है, यानी सवालिया है आपका या डबल सवालिया है, जिस अंदाज का मर्जी सवालिया हो जाए, आपको एक दफ़ा सवालिया बनाना आ गया, आपने सवालिया बना लिया तो उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। और ये भी अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं पेपर में क्वेश्चन ये वाला। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने उसमें कहीं पे कोई रद्द बदल नहीं करना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट आप सब्जेक्ट को ढूंढें, सब्जेक्ट क्या है। अब जैसे लास्ट वाले सेंटेंस में है वाई एम आई नॉट लर्निंग दिस पोएम बाय हार्ट। अब सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, काम करने वाला आई है, तो आई के फ़ौरन बाद अब नोट लगा दें। और ये भी जहन में रखें कि नोट के लगने से कभी फॉर्म चेंज नहीं होगी, ना फर्स्ट फॉर्म सेकंड में जाएगी, ना सेकंड थर्ड में जाएगी, ना थर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में जाएगी। नोट के लगने से आपकी मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो कभी चेंज नहीं आने। तो ये आपके एक्टिव वॉइस थे। और इसी तरह आगे चलते हैं जी हम पैसिव वॉइस के ऊपर। हाँ जी, पैसिव वॉइस। अब ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे, एक्टिव वॉइस वाले ही हेल्पिंग वर्ब्स उठा के आगे लेके जाएंगे। एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स थे इज, एम, आर। पैसिव वॉइस में हमने इसको लेके जाना है तो प्लस बीइंग का इजाफा करेंगे। तो इस तरह हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे पैसिव वॉइस के, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। ये था मेन वर्ब है। हमने एक्टिव वॉइस के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को मेन वर्ब रखा था। अब यहाँ पे हमने इसको थर्ड फॉर्म में लेके जाना है, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसके भी टेबल आ गए हमारे सामने, पहले पॉजिटिव का है, फिर नेगेटिव का है, फिर इंट्रोगेटिव का है, फिर डबल इंट्रोगेटिव का है और फिर डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। सेंटेंस नंबर 1 है जी पॉजिटिव का। इस नज़म को ज़बानी याद किया जा रहा है और फिर से इसको दोहरा रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलना है कि ये जो हमारा फ़िक्रा है ये आया कि एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। तो इसका एक सादा सा फार्मूला आपको बताया है कि अगर तो आपको काम करने वाला फ़िक्रे में मुल्ता है तो वो एक्टिव वॉइस होगा, अगर काम करने वाला मौजूद नहीं है तो पैसिव वॉइस होगा। और इसको हमने ढूंढना कैसे है, आप डायरेक्ट उसके वर्ब पे जाएं, काम क्या हुआ है, एक्शन क्या हुआ है। अब इसमें एक्शन हुआ है जी जान, याद करना। अब एक्शन हुआ है याद करना। अब याद करने के साथ सवालिया निशान लगाएं आप कि याद करने वाला कौन है। अब याद करने वाला यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो चीज़ याद की जा रही है वो मौजूद है, तो लिहाजा ये पैसिव वॉइस होगा क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला मौजूद नहीं है जी। पहले इस नज़म को ज़बानी याद किया जा रहा है। अब दिस पोएम, जो पोएम है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आती है। तो दिस पोएम इज़ बीइंग लर्नड बाय हार्ट। अब दिस पोएम हमने लगा दिया दिस पोएम, द पोएम इज सिंगुलर, तो लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाला लेना है, इस लेंगे यहाँ पे। अब बीइंग हमने क्यों लगाना है, चूँकि पैसिव बनाना है। अब इज़ का पैसिव बनाने के लिए प्लस बीइंग साथ में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, इज़ बीइंग आ जाएगी और साथ में जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लर्निंग थी वो आपकी लर्न के अंदर आ जाएगी, थर्ड फॉर्म के अंदर आ जाएगी। इस तरह सेकंड है नेगेटिव। नेगेटिव बनाने का तरीकाकार वही है जैसे हमने एक्टिव वॉइस का किया है कि आप हेल्पिंग वर्ब पे जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आप नोट का इजाफा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट है, इसको भी क्लियर करें। बाज़ औक़ात आपके हेल्पिंग वर्ब्स एक वर्ड से ज़्यादा होते हैं, जैसे इज़ एक वर्ड के ऊपर है, एम भी एक पे है, आर भी एक पे है। लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में दो हैं, इज़ बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। इसी तरह कहीं पे 3 में भी हैं, 4 में भी हैं। जितने मर्जी हेल्पिंग वर्ब्स के वर्ड आ जाएं, वो चाहे 1 पे हों, 2 पे हों, 3 पे हों, 4 पे हों, आपने हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड के फ़ौरन बाद नोट का इजाफा कर देना है और आपका जो फ़िक्रा है वो मनफी बन जाएगा। जैसे इसमें हमने इज़ नॉट बीइंग लिखा है, आप कभी भी आपने इज़ बीइंग नॉट नहीं लिखना, यानी आपने यहाँ पे दो वर्ड है, इज़ एक है, बीइंग दूसरा है, दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है, हमने पहले वाले के बाद में नोट का इजाफा कर देना है। इसी तरह आगे इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में भी आपने यही तरीका कार इख्तियार करना है कि आपने पॉजिटिव सेंटेंस बना लिए, आपने इंट्रोगेटिव सवालिया इसका बनाना है। सवालिया बनाने के लिए आपने क्या करना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के सेंटेंस के स्टार्ट पे ले जाएं।
अब यहाँ पे आपने सारा नहीं उठा के लेके जाना, इज बीइंग आपने सिर्फ और सिर्फ इसको उठा के लेके जाना है। इज दिस पोएम बीइंग लर्नड बाय हार्ट, ये आपका सही होगा। इस तरह डबल इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यूएच वर्ड के साथ है, यहाँ पे क्यों है फिर से। सिंगल इंट्रोगेटिव आपने बना लिया, क्या आपने सबसे पहले इसको रख लिया, फिर आपने दिस पोएम रख लिया, फिर बीइंग लगा दिया, फिर लर्न लगा दिया, बाय हार्ट फिर लगा दिया। अब यहाँ पे वो सारा तरीकाकार वही रहेगा, लेकिन सिर्फ आपने जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना। और आपने यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करना है कि इस बीइंग को आपने एक साथ नहीं बाहर लेके जाना, तो वाई के बाद फौरन आप इज ही लिखेंगे, आपने इज बीइंग दिस पोएम नहीं लिखना। यानी रॉन्ग कैसे होगा, वाई इज बीइंग दिस पोएम, ये रॉन्ग होगा। सही कैसी है, वाई इज दिस पोएम बीइंग। इसी तरह आगे है कि डबल इंट्रोगेटिव है प्लस नेगेटिव है। अब डबल इंट्रोगेटिव आपने बना लिया, उसके बाद आपने नेगेटिव बनाना है, तो उसके लिए हम पहले ही जानते हैं कि एक सादा सा रूल है, अगर एक्टिव वॉइस होगा तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आप नोट लगा दें। फिक्रा सवाल ही आपके पास मौजूद है। अब आपने नोट लगाना है, एक्टिव वॉइस है तो हमने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नोट लगा देना, हमारा जो सेंटेंस है वो जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है, अब पैसिव वॉइस में चूंकि काम करने वाला यहाँ पे मौजूद नहीं है, ऑब्जेक्ट मौजूद है जिस चीज़ के ऊपर काम हुआ है, तो हमने उसके फ़ौरन बाद ही नोट लगा देना है। यानी ये इसको हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे हम रखते हैं, तो वाई इज़ दिस पोएम आएगा और उसके फ़ौरन बाद आपने नोट लगा देना है, फिर आपने बीइंग लगा देना है। आपने ये नहीं करना कि वाई इज़ दिस पोएम बीइंग नॉट लर्न बाय हार्ट। रूल आपका वही रहना है, नेगेटिव आपने इस्तेमाल करना है, उसका नोट बनाना है। तो आपके पास 2 वर्ड हैं, हेल्पिंग वर्ब के 3 हैं 4 हैं, पहले के फ़ौरन बाद आपने नोट लगा देना है। आपने किसी का सवालिया बनाना है तो आपने पहले वर्ड के फ़ौरन बाद ही नोट का इजाफा कर देना है। ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। और अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी सवाल में कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन में हो, कहीं पे सेंटेंस में कोई मसला आ रहा हो, या इसके रिलेटेड कोई किसी बच्चे के साथ पास कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसकी उर्दू टू इंग्लिश ना बन रही हो या इंग्लिश टू उर्दू ना बन रही हो, तो नीचे लास्ट में कमेंट सेक्शन के अंदर उसको सेंड करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पे इसका रिप्लाई दे दूँगा। तो इसके साथ ही आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।